गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, ठीक है, कि एलसीआर परिपथ के बारे में देखा था, ठीक है। एलसीआर परिपथ में हम लोगों ने प्रतिबाधा, ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों ने उसमें परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच में कालांतर देखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम लोगों का वो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति अथवा सामर्थ्य से होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये चीज़ आती है कि आपका शक्ति अथवा सामर्थ्य है क्या। शक्ति अथवा सामर्थ्य, ठीक है, शक्ति अथवा सामर्थ्य। तो देखिए होता क्या है कि किसी भी वैद्युत परिपथ में जो वैद्युत ऊर्जा का क्षय होता है, ठीक है, वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की जो दर होती है उसी को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ठीक है, उसी को हम शक्ति कहेंगे। यानी कि वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर आपकी क्या कहलाती है, वैद्युत शक्ति कहलाती है, ठीक है। जो कि किसके, इसे हम क्या करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। और P जो होता है आपका जो शक्ति है, P बराबर होता है कितने के है, तो P जो होता है वह प्रत्यावर्ती वैद्युत परिपथ में आरोपित जो भी वोल्टता है, ठीक है, तथा उसमें प्रवाहित धारा के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि P इज इक्वल टू, आप इसे लिख क्या सकते हो, तो P इज इक्वल टू लिख सकते हो V इंटू I, ठीक है, V इंटू I के होता है, ठीक है। अब जैसा कि विभिन्न प्रकार के वैद्युत परिपथ होंगे, ठीक है, विभिन्न प्रकार के आपने वैद्युत परिपथ देखा कि L प्रेरकत्व वाला परिपथ देखा, फिर संधारित्र, फिर आपका वैद्युत प्रतिरोध हो गया, फिर आपने LC देखा, CR देखा, और साथ ही साथ आपने LCR वैद्युत परिपथ देखा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए कि सामर्थ्य जो होगा वह जो है भिन्न भिन्न परिपथों के लिए सामर्थ्य का मान क्या होना चाहिए, भिन्न भिन्न होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अगर हम बात करें कि LC परिपथ के लिए, कि आपका LC परिपथ या LR परिपथ के लिए या LCR, ठीक है, तीनों में से कोई भी। तो जैसे अगर हम LR परिपथ की बात करें, ठीक है, तो LR परिपथ में अगर देखा जाए तो अगर हम कालांतर की बात कर ले तो कालांतर हमारा, अगर मान लिया जाए कि परिणामी वोल्टेज और धारा के बीच में कालांतर हमारा कितने का हो, फाई का हो, तो फाई का हो तो ये जो होगा 10 फाई, ठीक है, 10 फाई वह हमारा बराबर कितने का होगा, ओमेगा इंटू कितने के, ओमेगा L अपॉन कितने के होगा, R के होगा, ठीक है। जहाँ पे फाई क्या है, फाई आपका परिणामी वोल्टेज और धारा I के बीच में कालांतर है, क्लियर है। तो अब हमें करना क्या है कि जैसे अगर ऐसा वैद्युत परिपथ है जिसमें कला क्या हो, धारा और वोल्टेज में कला हमारा फाई का कालांतर हो, और LCR परिपथ में आप देखते हैं कि परिणामी वोल्टेज धारा I से क्या होता है, फाई कालांतर अग्रगामी होता है, ठीक है। परिणामी वोल्टेज अगर हम कहें कि LR परिपथ में, ठीक है, LR परिपथ के लिए आपका क्या होता है, परिणामी वोल्टेज धारा I से फाई कालांतर अग्रगामी होता है, अग्रगामी होता है, ठीक है, ये इतना होता है, ठीक है। तो
तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होगा। तो प्रत्यावर्ती अगर हम वोल्टेज का समीकरण देखेंगे तो वोल्टेज का समीकरण आपका हो जाएगा कि V = V0 साइन ओमेगा टी। अगर आपका प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण है तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या हो जाएगा। तो धारा का समीकरण हो जाएगा I = I0 साइन इन ब्रैकेट ओमेगा टी माइनस कितने के फाई के। यहाँ पे धारा क्या है, वोल्टेज से फाई कालांतर पश्चगामी है। ठीक है, ऐसी स्थिति में अगर हम कहें कि प्रत्यावर्ती वैद्युत परिपथ की शक्ति कितनी होगी, तो शक्ति के बारे में जैसा कि देखा गया कि जो शक्ति होता है वह वोल्टेज और धारा I के गुणनफल के बराबर होता है। तो जाहिर सी बात है अगर हम P की बात करेंगे तो P = कितने हो जाएगा, V0 साइन ओमेगा टी इंटू कितने हो जाएगा I0 साइन ओमेगा टी माइनस कितने के फाई के। क्लियर। अब यहाँ से देखेंगे तो P = आपको मिल कितना जाएगा, तो V0 I0 यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और इनको हम साइन ए माइनस बी के सूत्र से खोल दे रहे हैं तो इनका मान क्या आ जाएगा, साइन ओमेगा टी इंटू कितने हो जाएगा कॉस फाई। ठीक है, माइनस यहाँ पे हो जाएगा कॉस ओमेगा टी और इंटू कितने हो जाएगा साइन फाई के हो जाएगा। क्लियर है। अब अगर हम इनका गुणा कर दें तो हमें क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा P = V0, यहाँ पे हो गया I0 इन ब्रैकेट, यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा साइन ओमेगा टी और इंटू कितने के कॉस ओमेगा टी और इंटू साइन फाई। ठीक है, ये इतने के होगा। अब हम इसमें करेंगे क्या, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हम 2 का गुणा कर दे रहे और 2 का भाग दे रहे। तो भाग दे रहे तो ये इतना क्या हो जाएगा, 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी को हम लिख क्या सकते हैं, तो इनको हम लिख सकते हैं कि P = V0, यहाँ पे हो गया I0, यहाँ पर हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस फाई। ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/2 साइन 2 थीटा का फार्मूला लग जाएगा, तो यहाँ पे हो गया साइन 2 ओमेगा टी और इंटू कितने के साइन फाई के। क्लियर है। अगर हम बात करें एक पूर्ण साइकिल के लिए, ठीक है, तो एक पूर्ण साइकिल के लिए ठीक है, अगर हम एक पूर्ण साइकिल की बात करें, ठीक है, तो एक पूर्ण साइकिल के लिए अगर हम करेंगे तो ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो औसत मान होता है वह आपका क्या होता है 1/2 के बराबर होता है। ठीक है, और आपका जो ये है कि साइन 2 ओमेगा टी का जो औसत मान होगा वह कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, 0 के बराबर होता है। तो आप कर क्या सकते हो कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पे 1/2 और इनके जगह पे 0 रखोगे तो ये पूरा आइटम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यही वाला बचेगा। यानी कि तब आपका शक्ति, औसत शक्ति P बार बराबर हो कितने की जाएगा, तो P बार बराबर हो जाएगा कि 1/2 V0 इंटू I0 इंटू कॉस फाई के। क्लियर है, ये कॉस फाई के हो जाएगा। या इसी को थोड़ा सा हम रीअरेंज कर दें तो P बार = कितने हो जाएगा, V0/√2 इंटू कितने हो जाएगा I0/√2 इंटू कितने के कॉस फाई के। क्लियर। और V0/√2 को हम लोग VRMS कहते हैं ना, VRMS, I0/√2 को IRMS और इंटू कितने हो जाएगा कॉस फाई के हो जाएगा। और यह आपका क्या है, औसत शक्ति क्षय के लिए क्या है, सूत्र है LR परिपथ के लिए।
ठीक है, एल आर परिपथ के लिए हमारा क्या है, औसत शक्ति क्षय का सूत्र है। ठीक है, इसी तरीके अगर आप LCR भी देखेंगे ना, LCR परिपथ में, तो LCR परिपथ के लिए भी औसत शक्ति क्षय का सूत्र यही होगा। बस वो डिपेंड करेगा कि फाई की वैल्यू क्या है, फाई आइदर पॉजिटिव है और निगेटिव है या फिर क्या है, जीरो है, ये इनमें से कुछ भी हो सकता है। क्लियर है। तो अब अगर हम बात करें, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये कहते हैं कि कालांतर हमारा कितने का है, जीरो है, अगर हम ये कह लें कि फाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, अगर हम फाई इज इक्वल टू जीरो कहते हैं तो उस कंडीशन में पी बार इज इक्वल टू कितने का हो जाएगा, VRMS इंटू कितने का होगा, IRMS, इतने के होगा। क्लियर है। अब कालांतर कब जीरो होगा, ये भी बात रही ना, तो कालांतर हमारा जीरो कब होगा, ठीक है, कालांतर हमारा जीरो कब होना है, तो जीरो हमारा ये तब होना है जबकि ये कह लिया जाए एक्सियल ना, या फिर एक्सियल इज इक्वल टू कितने के है, ओमेगा एल, और यह हमारा क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। यह कहने का मतलब यह है कि ये जीरो तब होगा जबकि ओमेगा इज इक्वल इतने का 10 फाई का मान क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए ना, और 10 फाई का मान जीरो हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब 10 फाई का मान जीरो होने का मतलब हो गया कि ओमेगा एल का मान क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, ओमेगा एल का मान यानी कि इनका जो प्रेरण प्रतिघात का मान होना चाहिए वह हमारा क्या हो जाना चाहिए, जीरो होगा। ठीक है, तो जैसे ही अगर प्रेरण प्रतिघात का मान जीरो हो गया तो वह परिपथ कैसा हो जाएगा, शुद्ध प्रतिरोध वाला, वैद्युत प्रतिरोध वाला परिपथ हो जाएगा ना। तो अगर हम यहीं से देखें कि शुद्ध वैद्युत प्रतिरोध के लिए शक्ति अथवा सामर्थ्य का सूत्र क्या हो जाएगा, तो शक्ति अथवा सामर्थ्य का सूत्र P बार इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, VRMS इंटू IRMS के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। जैसे अगर कहा जाए कि परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व हो ना, या शुद्ध धारिता हो, शुद्ध प्रेरकत्व अथवा शुद्ध धारिता हो, तो अगर शुद्ध प्रेरकत्व और शुद्ध धारिता होगा, दोनों के लिए जो वोल्टेज और धारा I के बीच में जो कालांतर होता है, वोल्टेज और धारा I के बीच में कालांतर, ठीक है, कालांतर फाई इज इक्वल टू कितने का होता है, 90 डिग्री के होता है, 90 डिग्री के होता है। और जब 90 डिग्री के हुआ तो उस कंडीशन में औसत शक्ति क्षय P बार बराबर कितने का हो जाएगा, तो यह हो जाएगा VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस 90 डिग्री के होगा, कॉस 90 डिग्री के, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, जीरो होता है, और जीरो इंटू कुछ भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यानी कि इनका औसत शक्ति क्षय हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसके लिए, आपका L परिपथ हो जाए ना, और आप कह लिया जाए कि C परिपथ, प्रत्यावर्ती C धारिता वाला ना, या फिर प्रेरकत्व का हो जाए ना, या एक कंडीशन और बन सकती है, ठीक है, वो कंडीशन आपका हो सकता है LC परिपथ, LC परिपथ ना। ये इन तीनों के लिए अगर आप देखो, ठीक है, इन तीनों के लिए अगर आप देखोगे तो परिणामी वोल्टेज और धारा I के बीच का कालांतर क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, और 90 डिग्री का होगा तो उस समय cos 90 का मान क्या हो जाएगा, जीरो, और जीरो हो जाएगा तो औसत शक्ति क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और जिस प्रत्यावर्ती परिपथ में आपका औसत शक्ति क्षय क्या हो जाए, शून्य हो जाए ना, तो उस परिपथ में जो प्रवाहित धारा होती है उस धारा को हम लोग क्या कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। ठीक है, अगर हम कह लें कि किसी वैद्युत परिपथ में यदि औसत शक्ति क्षय
शून्य हो, औसत शक्ति क्षय हमारा क्या हो, शून्य हो। तो ठीक है, उस प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा, उस प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा को क्या कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं, वाटहीन धारा कहते हैं। ठीक है, वाटहीन धारा कहते हैं, ठीक है, कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और दिमाग में आएगा कि भाई कॉस फाई है क्या। ठीक है, तो कॉस फाई ये जो कालांतर का जो कोज्या होता है ना, कालांतर के कोज्या को हम क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो ये आपका कॉस फाई है, ठीक है, कॉस फाई, ठीक है, इसी को आप क्या कहते हो, शक्ति गुणांक कहते हो। इसी को आपको क्या कहना है, शक्ति गुणांक कहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा के बीच जो कालांतर होता है, कालांतर का जो है, कालांतर का जो कोज्या होता है उसे हम क्या कहते हैं, उस प्रत्यावर्ती वैद्युत परिपथ का शक्ति गुणांक कहते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर देखा जाए, जैसे कि हमने एल आर परिपथ लिया था, तो अगर एल आर परिपथ का हम शक्ति गुणांक देखें कि शक्ति गुणांक होगा कितना, तो जैसे एल आर परिपथ लिया तो एल आर परिपथ में आपका होगा क्या, जैसे हमने ये चीज़ लिया है कि 10 फाई इज इक्वल टू कितने के है, ओमेगा यल अपॉन कितने के, आर के, जहाँ फाई क्या है, परिणामी वोल्टेज और धारा आई के बीच का कालांतर है। ठीक है, तो ये जो होगा ये आपका ओमेगा यल हो गया, ये आर हो गया। तो परिपथ की प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, एल आर परिपथ के लिए ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ओमेगा यल का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, यह इतने के बराबर हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कि शक्ति गुणांक कॉस फाई किसके लिए, एल आर परिपथ के लिए। ठीक है, तो एल आर परिपथ के लिए अगर हम शक्ति गुणांक देखें तो कॉस फाई बराबर होगा कितने के, आधार बटे कर्ण ना, तो यहाँ पे आधार आपका क्या है, आर ना, और कर्ण आपका क्या है, कर्ण आपका है अंडर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा यल का होल स्क्वायर। ठीक है, जो कि क्या है, परिपथ की प्रतिबाधा है ना, इसी को तो आप जेड से डिनोट करते हो। ठीक है, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दिस विल बी इक्वल टू कितने के, आर अपॉन कितने के, जेड के, आर अपॉन जेड के। तो यह आपका क्या कहलाता है, एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक कहलाता है। ठीक है, शक्ति गुणांक कहलाता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि आपका प्रत्यावर्ती या वैद्युत परिपथ की शक्ति अथवा सामर्थ्य से क्या तात्पर्य है ना, तो जो शक्ति आपका होता है क्या है, प्रत्यावर्ती वैद्युत परिपथ का जो शक्ति होता है उसमें वह क्या करता है, ऊर्जा व्यय की दर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, जो कि किसके बराबर, जिसे हम क्या करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं, और वह जो है क्या होता है, आरोपित वोल्टेज तथा उसमें प्रवाहित धारा के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि P इज इक्वल टू V इंटू आई। क्लियर है। अच्छा, अगर हम बात करें कि जब एल आर परिपथ की बात करें तो एल आर परिपथ में क्या होता है कि परिणामी वोल्टेज और धारा आई के बीच में कालांतर फाई का होता है, जहाँ पे 10 फाई बराबर कितने होगा, ओमेगा यल अपॉन आर के होगा। क्लियर है, तो ये चीज़ रहा। अब अगर हम ये निकालें कि एल आर परिपथ के लिए शक्ति कितना होगा, तो शक्ति का फार्मूला तो यही है, और अगर हमने ये लिया है कि एल आर परिपथ लिया है तो उसके लिए वोल्टेज और धारा के इक्वेशन क्या हो जाएंगे, तो वह हो जाएगा V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, और I इज इक्वल टू क्या होगा, I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई के होगा। माइनस फाई क्यों लिया जा रहा है, क्योंकि धारा जो है वोल्टेज से फाई कालांतर पश्चगामी है, तो ये चीज़ ले लिया गया। अब यहाँ पे P का मान निकालेंगे तो आगे का तो कैलकुलेशन का
पार्ट है जिसको कि हमने आपको पहले ही समझा दिया है। ठीक है, तो LR परिपथ के लिए औसत शक्ति क्षय का सूत्र क्या हो जाएगा? तो औसत शक्ति क्षय P बार बराबर हमारा हो कितना जाएगा? VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई के, जहाँ कॉस फाई आपका है क्या? कॉस फाई LR परिपथ का शक्ति गुणांक है ना, शक्ति गुणांक है। और कॉस फाई बराबर होगा कितने के? तो R अपॉन अंडर स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर या R/Z हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपका रहा शक्ति गुणांक। अगर हम कह लें कि LR परिपथ में प्रेरकत्व तो उसका क्या हो जाए? 0 हो जाए, प्रेरण कुंडली का प्रेरकत्व तो क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो जैसे ही प्रेरकत्व तो 0 हुआ प्रेरकत्व तो कह रहे उनका अगर प्रेरण प्रतिघात का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए ना, तब हमारा परिपथ क्या हो जाएगा? शुद्ध प्रतिरोध वाला प्रत्यावर्ती परिपथ हो जाएगा। और उस कंडीशन में क्या होगा कि परिणामी वोल्टेज और धारा दोनों के बीच कालांतर क्या होगा? 0 होता है, यानी कि आरोपित वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं। ठीक है, और समान कला में होंगे यानी कि फाई का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और फाई का मान 0 होगा तो यहाँ पे अगर आप 0 रखो फाई के जगह पे तो कॉस फाई का मान क्या हो जाता है? 1 हो जाएगा। तब आपको औसत शक्ति क्षय P बार बराबर कितने की मिलेगा? VRMS इंटू IRMS के मिलेगा। यह किसके लिए है? शुद्ध प्रतिरोध वाले प्रत्यावर्ती वैद्युत परिपथ के लिए है। ठीक है, अच्छा यहीं पे अगर हम कह लें कि कालांतर हमारा कितने का? भाई 0 से 90 के बीच में ही कालांतर रहना है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि अगर कालांतर हमारा क्या हो जाए? 90 डिग्री का हो जाए, तो कालांतर अगर 90 डिग्री का होता है तो cos 90 का मान 0 और 0 इंटू कुछ भी होगा तो वह शक्ति क्या हो जाएगा? औसत शक्ति क्षय क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अच्छा ये 0 कब होगा? कब 90 डिग्री का मान मिलता है? तो 90 डिग्री आपका प्रेरकत्व वाले, शुद्ध प्रेरकत्व वाले कुंडली में, या फिर शुद्ध धारिता वाले में, या तो आपको LC परिपथ में मिलेगा, जहाँ पे परिणामी वोल्टेज और धारा I के बीच का कालांतर 90 डिग्री का होता है। और उस कंडीशन में प्रत्यावर्ती परिपथ का औसत शक्ति क्षय क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, औसत शक्ति क्षय 0 हो जाता है। तो ऐसा परिपथ, ऐसा प्रत्यावर्ती परिपथ जिसमें कि औसत शक्ति क्षय 0 हो, मतलब धारा का कोई भी क्षय न हो ना, धारा का कोई भी क्षय न हो, उस प्रत्यावर्ती परिपथ में जो प्रवाहित धारा होती है उस धारा को हम लोग क्या कहते हैं? वाटहीन धारा कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? वाटहीन धारा कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज रहा वाटहीन धारा के बारे में। ठीक है, अब बात रही इसी पर आधारित एक आपका होता है, वैसे वाटहीन धारा का अस्तित्व नहीं होता है, अस्तित्व ही नहीं होता है, ये एक प्रकार का कोरा कल्पना है। और उसका कारण क्या है कि भाई कोई भी पदार्थ आप ले लीजिए उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उसमें रेजिस्टेंस हो ही ना। और रेजिस्टेंस होने का मतलब कि वैद्युत प्रतिरोध जब है तो वैद्युत प्रतिरोध है तो कभी भी जो है ये जो इनके कालांतर का मान है कभी भी 90 डिग्री के इक्वल नहीं हो सकता। और जब 90 डिग्री के इक्वल नहीं हो सकता तो उस कंडीशन में इनका मान 0 भी नहीं आ सकता, और 0 नहीं आएगा तो औसत शक्ति 0 नहीं होगी, और 0 नहीं होगी तो वाटहीन धारा का अस्तित्व नहीं है। यह एक प्रकार से क्या है? कल्पना ही है। ठीक है, तो ये चीज़ रहा। फिर इसी पर आधारित आपका होता है चोक कुंडली ना, कि चोक कुंडली क्या है? तो चोक कुंडली जो है क्या है? वाटहीन धारा के सिद्धांत पर काम करने वाला एक वैद्युत उपकरण है। ठीक है, वैद्युत उपकरण है। तो इसके बारे में तो आप इसे पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, पढ़ लेंगे इसको। ठीक, आगे कल देखते हैं।